Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। और आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज आज है 14th सितंबर, जो कि हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारी राजभाषा है। हालांकि हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा भाषाएँ हैं, जैसे इसी वजह से हमें कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले बानी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। इसी वजह से कहावत बनी है। और फिर क्या हुआ, पहले इंग्लिश थी हमारी जो राजभाषा थी वो, लेकिन बाद में उसे चेंज करके हिंदी किया गया, और ये सभी हमारी संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। और इसी के बाद में 14th सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। वैसे तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बारे में पता होना चाहिए। इवन आपके आड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया तो वो बोलेगा भी आपको ये भी नहीं पता, बहन आपको ये भी नहीं पता। बहुत ही छोटी सी बात है, शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी कोटेशन है, चाहे आपने लाइफ में कितनी भी हार देखी हो, लेकिन आपको खुद को हारा हुआ इंसान नहीं समझना चाहिए कभी भी। अगर आप खुद को हारा या इंसान समझने लग गए तो उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इंसान को खुद को हमेशा मोटिवेटेड फील करवाना चाहिए, ताकि वो और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर सके। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती है या फिर जो हारता नहीं है किसी न किसी स्टेज पे आके। लाइफ में इंसान कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हारता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हारा हुआ इंसान है। उसे फिर से खड़ा होना चाहिए और फिर से अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। और इसी के ध्यान में रखते हुए अपने आप को और भी ज़्यादा इनकरेज करने की कोशिश कीजिए, ना कि हारा हुआ इंसान बनने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन है, फोसो फॉर GOV, ये इनोवेशन चैलेंज है, ये किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO बुलाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम ISRO बुलाते हैं, या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा D, बिकॉज ये इसी के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है और इसके अंदर सबमिशन है वो 15th सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोई भी अगर इनोवेशन चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कल लास्ट डेट है इसकी, तो इससे पहले सबमिशन करवा सकते हैं। फोस की फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अंदर इनोवेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने जो फोस के जो रेवोल्यूशंस ला सकते हैं, जो भी पोटेंशियल है उनके अंदर, जो भी उन्होंने नए नए इनोवेशंस किए हैं उनको लेकर आ सकते हैं यहाँ पे। माई गोव के इसी साल जुलाई में 7 ईयर पूरे हो गए, तो 7th एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया है #4GOV इनोवेशन चैलेंज। इसके अंदर एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई है, फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बिल्ड किया जा सके फोर्स इकोसिस्टम को हमारी पूरी कंट्री के अंदर। इसके अंदर वेरियस इनोवेटर्स हैं वो भी आ सकते हैं, स्टार्टअप्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं, वो सभी को इन्वाइट किया गया है। और इसके अंदर इनोवेशन है वो किस हिसाब से होने चाहिए, कोई भी नया या फिर इम्प्लीमेंटेबल या फिर ओपन सोर्स प्रोडक्ट है इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन है, जिसके हेल्प से हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स प्लानिंग को बना सकते हैं। विनर्स हैं इस चैलेंज के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा और साथ ही साथ उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपना प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग करवा सके गवर्नमेंट के मार्केट के अंदर। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन वीज़ा, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, किससे रिलेटेड है? दुबई UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, लंदन UK। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा A, ये दुबई से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों आया है। हमारे स्टार गोल्फर हैं जीवा मिल्खा सिंह, ये पहले प्रोफेशनल गोल्फर बने हैं वर्ल्ड के जिनको प्रेस्टिजियस 10 ईयर दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। 2001 के अंदर दुबई डेजर्ट क्लासिक के अंदर जीवा ने इस्टेब्लिश किया था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसकी वजह से उन्होंने 4 राउंड्स के 94 पुट्स के अंदर फिनिश कर दिया गया था। 4 टाइटल्स इन्होंने यूरोपियन टूर पे जीते और 4 टाइटल्स इन्होंने जापान गोल्फ टूर पर जीते और 6th है वो एशियन टूर के ऊपर जीते। और इसी वजह से इन्हें 10 ईयर का जो गोल्डन वीज़ा है, गोल्ड कार्ड है, वो प्रोवाइड किया गया। और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन हैं, सिर्फ इनको ही नहीं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन और भी काफ़ी तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको ये गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। तो उनके अंदर देख लेते हैं। फुटबॉलर्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको ये पता ही होगा इनके बारे में, कुछ दिन पहले मैंने इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ाया था। तो इनको क्या मिला था आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। फिर है पॉल पाब्लो, फिर है रोबर्टो कार्लोस, लुइस फिगो और रोमन लुका। और टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविच, उनको भी। और इंडियन टेनिस स्टार हैं वो कौन है? सानिया मिर्ज़ा और उनके हस्बैंड जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शोएब मलिक।
इनको भी मिला है। और साथ ही साथ हमारे जो बॉलीवुड के शाहरुख खान है, संजय दत्त हैं, उनको भी ये वीज़ा दिया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने प्रपोजल रखा है कि वो स्लैश लाइव स्टॉक को 30% तक लेकर आएंगे और फोर्स किया जा रहा है इसी के हिसाब से फार्मर्स को कि वो अपना एमिशन राइट है उनको और साथ ही साथ अपनी जो लैंड है उसको भी स्टेट को बेच दें। तो वो कौन सा राज्य है, कौन सी कंट्री है ये बताना है हमें। फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये नीदरलैंड्स हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। नीदरलैंड है यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो स्लैशिंग लाइव स्टॉक नंबर 30% तक लाया गया है, फोर्स करके फार्मर्स को उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके अंदर उनके इमिशन राइट्स और इवन उनकी जो लैंड है, उनकी जो ज़मीन है उसको भी स्टेट को बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये क्यों आया है? क्योंकि जो पब्लिक डिबेट है वो बढ़ती जा रही है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की वजह से, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी नुकसानदायक इफेक्ट पड़ रहे हैं उनकी वजह से। और ये कब न्यूज़ में आया है? 2007 से लेकर 10 तक क्यू फीवर एपिडेमिक है, ये चला था यूके के अंदर। जो बुखार है कहाँ पे पाया गया ज़्यादातर? जहाँ पे जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उन्हीं एरिया के अंदर ये ज़्यादा पाया गया। नीदरलैंड है वो यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है नीदरलैंड्स के द्वारा। क्योंकि और यहाँ पे जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा, 100 मिलियन कैटल और चिकन और पिग्स भी यहाँ पे हैं। और नीदरलैंड्स है वो बैटल कर रहा है एक एक्यूट क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइव स्टॉक है उनके अंदर से यूरिन, अमोनिया, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं और उनका स्लॉटर भी किया जाता है। उनकी वजह से भी अमोनिया वो बाद में वाटर बॉडीज़ के अंदर जाकर मिल जाता है और एक्सेसिव नाइट्रोजन होने की वजह से जो सेंसिटिव नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको डैमेज पहुँच सकता है। और नाइट्रोजन की वजह से एल्गी भी बढ़ सकती है जो कि हमारे ऑक्सीजन है उसको सरफेस वाटर से गायब कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ये स्टडी है वो पब्लिश हुई थी एल्सेवियर लास्ट ईयर, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है जिसकी वजह से अलार्मिंग नाइट्रेट पॉल्यूशन है ग्राउंड वाटर के अंदर वो देखने को मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिनसे इन शॉर्ट हम NCLT बुलाते हैं, ये डील करता है कौन से मैटर्स के साथ में? कंपनी लॉज और इंसॉल्वेंसी लॉज के बारे में। और फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे ITAT बुलाते हैं, ये इनकम टैक्स मैटर से रिलेटेड है। अब दूसरी स्टेटमेंट है अपॉइंटमेंट के बारे में। ये या तो 2 साल के लिए किए जाते हैं या फिर उनकी 65 साल की उम्र होने तक किए जाते हैं या फिर कोई भी आगे ऑर्डर आता है उस तक किए जाते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये 2 साल नहीं, यहाँ पे 5 साल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने 31 नए लोग हैं जिनको अपॉइंट किया है जुडिशियल, टेक्निकल और अकाउंटेंट मेंबर्स के पद पे। कहाँ पे? NCLT और ITAT के अंदर। और ये कब किया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया, जो कंसर्न्स है वो लगाई गई कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं तो उनको ट्रिब्यूनल्स की भरने की ज़रूरत है। ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ये उसके बाद में भी आई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसर्न्स लगाई कि सेंटर है वो कम करने की कोशिश कर रहा है जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की पावर्स को। अपॉइंटमेंट्स हैं वो 5 साल के लिए की जाती हैं या फिर अजम्पशन की जाती है कि इसके अंदर वो 65 ईयर्स तक के नहीं हो जाती तब तक, या फिर कोई भी आगे ऑर्डर नहीं आता है तब तक उनको पोस्ट है उसको होल्ड करके रखना होता है। यहाँ पे 250 वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जैसे कि NCLT, DRT, TDST या फिर सेट। फिर अगला क्वेश्चन है, सोनल शुक्ला ये कौन है? ये एथलीट हैं, फेमस जर्नलिस्ट हैं या फिर एक इंडियन साइंटिस्ट हैं या फिर एक नोटेड फेमिनिस्ट और एजुकेटर हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये फेमिनिस्ट और साथ ही साथ एजुकेटर हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली इनकी कार्डियक अटैक की वजह से डेथ हो गई थी 80 साल की उम्र में। ये चीफ फाउंडर ट्रस्टी हैं वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट की और साथ ही साथ ये काम कर एडोलसेंट गर्ल्स और वुमेंस के साथ में 1980s से ही, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इनको ये काम करते हुए। इन्हें पॉपुलरली सोनल बेन के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर इन्होंने दशकों से काम किया है। और ये को फाउंडर भी हैं किसकी? ग्रुप फोरम अगेंस्ट रेप की, जो कि आज के टाइम पे फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन के नाम से जाना जाता है। वाचा एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, सेंटर है, जो कि इनके द्वारा को फाउंडेड किया गया है और इन्होंने इससे स्टार्ट किया गया था। इसके सेंटर के अंदर कोई भी आ सकता है, मूवमेंट से रिलेटेड जो भी बातें जाननी है उनके लिए। ये पहला ऐसा सेंटर है जो कि वुमेंस बुक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है फेमिनिस्ट आइकन के रूप में इंडिया के किसके द्वारा? फ्रेडरिच एबर्ट स्टिफिंग के द्वारा, जो कि एक प्रो डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस नॉन प्रॉफिट बेस्ड जर्मनी में है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि एक इफेक्ट लेकर आ रही है एक एज अप्रोप्रिएटेड
एक एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड तैयार किया जा रहा है, बच्चों का कोड भी कह सकते हैं जिसे हम। इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को, और ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है जिसको यूज़ किया जाएगा डिजिटल स्पेस बनाने के लिए, ताकि बच्चों को डिजिटल स्पेस में सेफ रखा जा सके। जैसे तो हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूके। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूके। यूनाइटेड किंगडम इस कोड को लेकर आ रहा है। बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और वुमेन को भी वल्नरेबल माना जाता है, लेकिन वुमेन से ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा नहीं है। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वो ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही घटिया टाइप के, जिनकी वजह से बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसी को रोकने के लिए ये कोड लेकर आया जा रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में और जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम इस कोड को लेकर आ रहा है, और ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उसके अंदर चिल्ड्रन कोड या फिर एक रेगुलेशंस का सेट है, उसको तैयार करके लाया जा रहा है, ताकि बच्चों के लिए डिजिटल स्पेस को सेफ बनाया जा सके। हालांकि ऑफिशियली प्लेस किया गया है यूके के जो टेक मेजर्स हैं, जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनके द्वारा पहले ही टाइट कर दिया गया है सेफ्टी रूल्स को बच्चों के लिए। और इस कैंपेन्स को माना जा रहा है कि इसे ग्लोबल लेवल पे भी इसी तरह से लिया जाएगा। ये चिल्ड्रन कोड एक डेटा प्रोटेक्शन कोड है जो कि एक्सेस किया जाता है चिल्ड्रंस के द्वारा। इसके अंदर 15 स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, जिसके अंदर ऐप्स, गेम्स, टॉय डिवाइसेस या फिर इवन जो न्यूज़ सर्विसेज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। सर्विसेज जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये चिल्ड्रंस को अलाउ करते हैं कि वो 13 साल से कम उम्र के अंदर भी 24 घंटे के अंदर अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हार्मफुल कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रंस की एज के बारे में जानते हुए भी उनका कांटेक्ट करवाते हैं अडल्ट स्ट्रेंजर्स के साथ में, और उन्हें रेकमेंड करते हैं डैमेजिंग कंटेंट, जिनके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट हैं वो रिलेटेड हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम डाइट्स हैं, सेल्फ हार्म है, या फिर सुसाइडल थॉट्स वाली चीज़ें हैं, या फिर सेक्सुअल इमेजिनरी है, या फिर बहुत ही घटिया तस्वीरें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? पंजाब, राजस्थान, केरला या फिर हरियाणा? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। अक्टूबर 2020 के अंदर 8 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटेड सफ़ेद पीठ वाले वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उनको रिलीज़ किया गया था वाइल्ड के अंदर। ये पहली बार किया गया था इंडिया के अंदर, और ये कहाँ से किया गया था? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जिसे इन शॉर्ट JCBC बुलाते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो कि शिवालिक रेंजेस के हिमालयन फुटप्रिंट्स के ऊपर लोकेटेड है, और ये हरियाणा पिंजौर के अंदर लोकेटेड है। अगर आपको कभी भी चांस मिले पिंजौर गार्डन जाने का, तो आप बिल्कुल भी चांस मत जाने दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं खुद जाके आई हूँ वहाँ पे। 1 साल के बाद ही ये सब वो जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर मिक्स हो गए, जैसे कि कंजर्वेशनिस्ट ने सोचा था। लेकिन गिद्धों के ऊपर जो ग्रेव थ्रेट्स हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। ये जो सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध हैं, इनको जो वाइल्ड के अंदर छोड़ा गया था, ये यहाँ की ही रेजिडेंट है, ये कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, और इनका जो हैबिटेट है वो 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके आसपास ही रखा गया है। यहाँ पे 378 वल्चर्स हैं, 3 स्पीसीज हैं इनके अंदर, और ये सेंटर इसके अंदर 131 ओरिएंटेड वाइट बैक्ड वल्चर हैं, और 195 है वो लॉन्ग बिल्ड वल्चर हैं, और जिसके अंदर 52 हैं वो स्लेंडर बिल्ड वल्चर हैं। कलेक्ट किया गया था कहाँ से? आसाम, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगह से। फिर अगला क्वेश्चन है इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फैनरी, ये कहाँ पे रिसेंटली इनोग्रेट की गई है? कोची केरला के अंदर, रानीखेत उत्तराखंड के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये रानीखेत उत्तराखंड के अंदर शुरू की गई है। चलो इसको देख लेते हैं। इस फंदरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्न स्पीसीज़ हैं जो कि एंडेमिक हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स भी हैं, और काफ़ी सारे स्पीसीज़ भी हैं जो कि जिनको केयर और कंजर्वेशन दोनों की ही ज़रूरत है। ये न्यूली इनॉग्रेटेड जो फंडरी है ये बहुत ही बिगेस्ट फंडरी है इंडिया के अंदर, और ये फंडरी इसके अंदर जो लार्जेस्ट कलेक्शन है फंड स्पीसीज़ का, और ये जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे इन शॉर्ट TBGRI है, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर लोकेटेड है। और हालांकि जो कंट्री का पहला ओपन एयर फंडरी है, लेकिन यहाँ पे पोली हाउस या फिर शेड हाउसेस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कैंपा, उसी के अंदर इसे डेवलप किया गया है रिसर्च विंग के द्वारा, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, और इन्हें 3 साल लगे इसे बनाने में। कैंपा की फुल फॉर्म में क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी से इन शॉर्ट कैंपा बुलाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके जो भी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू से हम प्रिजर्व कर सकते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को, मैनेज कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं फॉरेस्ट के लिए, और उसके साथ साथ जो भी अलाइड वर्क्स हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में। बैटल ऑफ सारगढ़ी, इसके बारे में बताना है। सारागढ़ी एक कम्युनिकेशन टावर था किसके बीच में, लोकाट और जो गुलिस्तान फोर्ट थे उन दोनों के बीच में। ये दोनों फोर्ट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, NWF बुलाते हैं इन शॉर्ट जिसे, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर हैं, जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था और जिनका नाम बाद में ब्रिटिश के द्वारा बदल दिया गया था। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। इनके बारे में देख लेते हैं। बैटल ऑफ सारगढ़ी की 12 सितंबर को 124वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर हुई हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्मीज़, बुक्स, फिल्म्स हमारे देश के अंदर और बाहर भी। बैटल ऑफ सारगढ़ी ये कंसिडर की जाती है एक फाइनेस्ट लास्ट स्टैंडर्ड मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर 21 सोल्जर्स हैं जिन्होंने 8000 अफरीदी और ओरकजाई ट्राइबल्स हैं उनको किले के ऊपर कब्जा नहीं करने दिया पूरे 7 घंटे तक। 36 सिख सोल्जर्स जो कि अब 4 हैं, जिन्हें लीड किया गया था हवलदार ईसार सिंह, जिन्होंने 200 से ज़्यादा ट्राइबल्स को मार दिया था और 600 से ज़्यादा को घायल कर दिया था। और ये दोनों तो हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ी ली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंटों की इसकी रेफरेंस में एडिबल ऑयल्स के बारे में बताना है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली रिड्यूस कर दिया गया है स्टैंडर्ड रेट्स को क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इनके ऊपर 2.5% से, और जो कि पिक्चर में आया है 1 सितंबर 2021 से। और एग्री सेस है उसको क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल के ऊपर बढ़ा दिया गया है 17.5% से 20% तक। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये फर्स्ट नहीं बल्कि 11 सितंबर आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी एडिबल ऑयल्स कंज्यूमर्स के लिए एक सही प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट चाहती है कि अवेलेबिलिटी बढ़ी रहे एडिबल ऑयल्स के लिए, जैसे कि क्रूड पाम ऑयल है या फिर सोयाबीन ऑयल है या फिर सनफ्लावर ऑयल है। इनके ऊपर 2.5% है वो इफेक्ट में आ गया है। इनके ऊपर 2.5% रिडक्शन है वो इफेक्ट में आ गया है 11 सितंबर 2021 से ही। जब हैं और ड्यूटीज़ हैं पाम ऑयल के ऊपर, सोयाबीन ऑयल के ऊपर और सनफ्लावर ऑयल के लिए वो 32.5% है, ये भी 11 सितंबर 2021 से ही। और इसी नोटिफिकेशन के अंदर एग्री सेस है वो क्रूड पाम ऑयल के लिए बढ़ा दिया गया है 17.5% से 20% तक। इसके अंदर इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि ये हाई हो गया था 2021-22 के बीच में, और ये सीरियस कंसर्न्स थी कि कंज्यूमर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं अगर कोई भी प्राइस है बढ़ता है तो। और एडिबल ऑयल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खाना बनाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है लेबनान, ये कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं बॉर्डर्स का, ये बताने। कतर, इजराइल, सीरिया, तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फिर थर्ड ओनली। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कंट्रीज हैं जो इसे टच करती हैं। देख लेते हैं। एक तरफ से ये मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है, नीचे इसराइल है और यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे सीरियन डेजर्ट भी है, और ये मेडिटेरेनियन सी भी के काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहाँ पे लितानी रिवर है, और गोलान हाइट्स ये भी इसराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और यहाँ पे लेबनान के अंदर बेका वैली भी है, और बेका वैली के अंदर ओरंटोस रिवर भी है, ये लेबनान के अंदर है। अगर कभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेबनान न्यूज़ में क्यों आया है, लेबनान के अंदर फाइनेंशियल मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पिछला मंथ है उसी से ही कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है फ्यूल की, और इसी की वजह से कंट्री वाइड जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अराउंड 78% पॉपुलेशन लेबनान की ऐसी है जो कि पॉवर्टी के अंदर चली गई है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा शार्पर डिप्रेशन है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। अर्ली टाइम्स के अंदर क्राइसिस है वो लेबनान के अंदर वो डिफ़ॉल्ट कर गया, मैसिव पाइल है वो देखने को मिली। जो पब्लिक डेप्ट है वो $31 बिलियन तक बढ़ गया है यूरो बॉन्ड्स भी जिसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स को बहुत ही ज़्यादा पेमेंट करनी है। इसके अंदर करेंसी है जो लेबनान की करेंसी है वो 90% तक गिर गई, और इसी की वजह से जो परचेजिंग पावर है कंट्री की वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर ख़राब हो गई है, और बैंकिंग सिस्टम है वो भी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। फ्यूल शॉर्टेज है उनकी वजह से कन्फ्रंट्रेशन है वो बढ़ गई हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। ये वो क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है कि अभी अभी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए हैं वो कौन है, अहमद पटेल, भूपेंद्र पटेल, अजय माकन या फिर मितेश पटेल। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।